कि ये इसमें थोड़ा कर्व दिखा दिया है, अदरवाइज इसमें एंगल होना चाहिए। लेकिन ये एंगुलेशन जो इतना लंबा है ये ब्लैडर में नहीं होता, ब्लैडर साउंड में। और ब्लैडर साउंड का जो एंड होता है, जो छोर होता है, वो बिल्कुल उसके बराबर नहीं होता, वहाँ पर थोड़ा ज़्यादा मोटा होता है, ठीक है। क्योंकि ब्लैडर साउंडिंग जो होती है वो हम ज़्यादा क्या कहते हैं, सॉफ्टली करते हैं रादर देन यूट्राइन साउंडिंग, उसमें इंजरी ज़्यादा होने की चांस होती है। तो उसका जो एंटीरियर टिप है वो ज़्यादा मोटा और गोल गोल होता है ताकि कम इंजरी हो, ठीक है। तो ये ब्लैडर साउंड की तरह इसका थोड़ा सा कर्व जा रहा है, लेकिन इसे कंफ्यूज मत करो, इसको पलट के देखोगे अगर इसमें कैलिब्रेशन दिखाई दे रही है दैट मीन्स इट इज यूट्राइन साउंड। जब यूट्राइन साउंड पूछते हैं तो इसके अदर यूजेस पूछ लेते हैं। यूट्राइन साउंड इज टू measure the length of क्या यूट्रो सर्वाइकल लेंथ है ना, ये सिर्फ यूट्राइन कैविटी की लेंथ नहीं बताएगा, क्योंकि आप इसको इंट्रोड्यूस करते हो ये कहाँ तक जाएगा, फंडस तक, वहाँ पे आप रेजिस्टेंस फील करोगे और यहाँ से यहाँ तक जाएगा। तो ये सिर्फ आपको यूट्रस की लेंथ नहीं बताएगा, ये यूट्रो सर्वाइकल लेंथ बताएगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा कि व्हाट आर द डिफरेंट condition in which the uterocervical length is increased. Congenital elongation of cervix, उसमें भी, और प्रोलैप्स जो 3rd डिग्री प्रोलैप्स होगा, दोनों भी यूट्रोसर्वाइकल लेंथ बढ़ता है, ठीक है। एक तो ये हो गया, और जिन केसेस में भी आपको यूट्रस बल्कि मिल रहा है, कहाँ कहाँ यूट्राइन साइज बढ़ जाएगा, फाइब्रॉइड होगा, ठीक है। उसके अलावा एडिनोमायोसिस में भी यूट्रोसर्वाइकल लेंथ बढ़ जाती है, उसमें भी मायो हाइपरप्लेसिया होने की वजह से यूट्रस की लेंथ बढ़ जाती है। और कुछ DUB के केसेस में भी यूट्रस बल्कि होता है, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं, मतलब जस्ट बल्कि होता है, तो उसमें भी थोड़ी सी यूट्रोसर्वाइकल लेंथ आपको ज़्यादा मिलेगी, ठीक है। प्रोलैप्स में सब केसेस में नहीं होता ना, जो 3rd डिग्री प्रोलैप्स होता है बेसिकली उसमें, क्योंकि उसमें क्या होता है कि सर्विक्स तो प्रोलैप्स कर रही है, लेकिन यूट्रस का जो मेन बॉडी है वो अभी अंदर ही है। तो जब प्रोलैप्स करता है, उस पर जब प्रेशर होता है नीचे की तरफ, जब वो सिंक करता है तो सर्विक्स जो होती है उस पर खिंचाव होता है, उस पर स्ट्रेस होता है, तो सर्वाइकल लेंथ बढ़ता है, ठीक है। अब इसमें ये क्वेश्चन पूछा जाएगा कि जो एक होता है कि कंजेनाइटली सर्विक्स बहुत बड़ी है, जितनी होना चाहिए उससे ज़्यादा लंबी सर्विक्स है, वो भी प्रोलैप्स की तरह दिखाई देती है। फिर अब पूछा जाएगा कि हाउ विल यू डिफरेंशिएट बिटवीन द टू। इन कंजेनाइटल elongation ऑफ सर्विक्स फॉर्निसेस आर डीप, while in prolapse, क्योंकि यूट्रस के साथ वजाइना भी प्रोलैप्स कर रही है, तो जब वजाइना प्रोलैप्स ही कर रही है तो फॉर्निसेस भी नीचे आ रहे हैं, तो फॉर्निसेस डीप नहीं होंगे 3rd डिग्री प्रोलैप्स में। उसके अलावा विच पार्ट ऑफ सर्विस इज elongated? इंट्रावजाइनल इज elongated in congenital elongation of cervix, but supravaginal portion of cervix is elongated in 3rd degree, ठीक है। थोड़ा सा elongation 2nd डिग्री में भी होगा, लेकिन वो इतना मार्क नहीं होगा, लेकिन 3rd डिग्री प्रोलैप्स में तो मार्क्ड elongation of cervix, क्योंकि 3rd डिग्री में क्या है, आपको और सर्विक्स का जो मुंह है, एक्टोसर्विक्स है, वो तो आपको बाहर दिख रही है बलपात, और यूट्रस अंदर है, तो इतना बड़ा, अच्छा यूट्रस में तो कोई पैथोलॉजी नहीं है, तो फिर यूट्राइन कैविटी तो उतनी की उतनी है, उसमें तो कोई चेंज नहीं आया। क्या चेंज हुआ, इतना लंबा वहाँ तक कैसे पहुँची सर्विक्स, क्योंकि सर्विक्स elongated, ठीक है। अच्छा, कोई ऐसी भी कंडीशन है जिसमें यूट्रोसर्वाइकल लेंथ कम हो जाती है? इन्वर्जन हो, बोलो, बता रहे नहीं कहाँ तक। प्रेग्नेंट नहीं, अगर जैसे कि अगर सर्विक्स का एम्पुटेशन हो चुका है, जैसे फादर के रिपेयर हो चुका है, लेकिन लैक्टेशन में क्या होता है, यूट्रस, अगर कोई पेशेंट लैक्टेटिंग है तो कभी कभी हाइपर इन्वोल्यूशन ऑफ यूट्रस। इन्वोल्यूशन में क्या है कि जो प्रेग्नेंट स्टेट थी, डिलीवरी के बाद यूट्रस अपने नॉर्मल साइज में आएगा,
लेकिन लैक्टेशन में क्या होता है कि वो हाइपर इन्वोल्यूट कर जाता है, इट बिकम शॉर्टेड देन नॉर्मल साइज, उसमें यूट्रस सर्वाइकल लेंथ कम हो जाती है। बट इसका मतलब ये नहीं कि यूट्रस बहुत हार्ड हो जाता है, यूट्रस इज सॉफ्ट बिकॉज इन अ लैक्टेटिंग फीमेल, इसीलिए चांसेस ऑफ परफोरेशन आर मोर इन अ लैक्टेटिंग फीमेल, इवन जो एकदम इमीडिएट पोस्टमार्टम से भी ज़्यादा होता है। क्यों? क्योंकि यूट्रस का साइज़ छोटा होता है। आप सोचते ही नहीं कि यहीं पे यूट्रस ख़त्म हो जाएगा, आप इंस्ट्रूमेंट इंट्रोड्यूस कर रहे हैं और यूट्रस छोटा तो है लेकिन सॉफ्ट भी है, इसलिए वो परफोरेशन हो जाता है। ज़्यादातर जैसे जो पोस्टमार्टम पेशेंट्स आईयूसीडी इंसर्शन के लिए आते हैं, या फिर आपने जैसे कि कोई पोस्ट डिलीवरी फ़ौरन ही कंसीव करके आ गया एमटीपी कराने के लिए, तो यू हैव टू बी वेरी कॉशियस, क्योंकि उसमें यूट्राइन साइज वैसे तो प्रेगनेंसी की वजह से बढ़ेगा लेकिन वो उतना नहीं होगा, आपके एक्सपेक्टेड से कम ही होगा। ठीक है, तो इसलिए खासकर आईयूसीडी, इंटरवल आईयूसीडी आपने डिलीवरी के बाद से बाद में बुलाया, लैक्टेटिंग थी, 6 वीक्स के बाद आई, आप आईयूसीडी डाल रहे थे, परफोरेट कर रहे। ठीक है, क्योंकि यूट्रस की लेंथ कम हो गई है और बहुत सॉफ्ट। अच्छा, हम यूट्रस के अंदर गए थे, डायलेटर्स आपने पहचान लिए। इन्वोल्यूशन होता है लेकिन उसकी कंसिस्टेंसी जो होती है वो सॉफ्ट होती है। अच्छा, ये जो हैं दोनों डायलेटर्स, एगार्स और हॉकिन एम्बुलर, ठीक है, इनके डिफरेंट साइजेस होंगे। इनके इंडिकेशंस क्या बताएंगे आप डायलेशन? अच्छा, ये जो पकड़ा था स्पॉन्ज होल्डर, अभी इस पर बहुत क्वेश्चन है। डायलेशन के इंडिकेशन कोई भी, अगर आप इंट्रा यूट्राइन प्रोसीजर कर रहे हैं, ठीक है, जितने भी गायनिकोलॉजिकल इंट्रा यूट्राइन इंटरवेंशन है, आपको कैविटी के अंदर जाना है, यू हैव टू डायलेट। ठीक है, अच्छा, ज़्यादातर जैसे कि हम डीएनसी कहते हैं, डायलिटेशन एंड क्यूरेटाज, पहले हम डायलेट करते हैं, फिर हम अंदर मान लो एंडोमेट्रियल हाइपरप्लेसिया है, यूबी की पेशेंट है, फाइब्रॉइड की है, आप डीएनसी करते हैं, है ना, या एंडोमेट्रियल बायोप्सी करते हैं। कुछ ऐसे भी इंडिकेशन है वेयर यू ओनली डू डायलिटेशन एंड यू आर नॉट गोइंग टू डू अ क्यूरेटाज और एंडोमेट्रियल बायोप्सी। इसके इंडिकेशन जहाँ सिर्फ डायलिटेशन करके छोड़ देते हैं, उसमें एक है पायोमेट्रा ड्रेनेज। पायोमेट्रा मे बी इन अ पेशेंट ऑफ सीए सर्विक्स या पोस्टमार्टम हो सकता है पायोमेट्रा। और जब भी आपके पस कलेक्शन होता है यूट्राइन कैविटी में और आप डायलेट करते हैं तो क्या होगा, डायलेट किया, पस तो ड्रेन आउट हो जाएगा, बट ड्यू टू दैट पस जो यूट्राइन वॉल होती है वो इतनी सॉफ्ट हो जाती है कि हम क्यूरेटाज नहीं करते। ठीक है, क्योंकि वो आपको पता ही नहीं चलेगा, इतना सॉफ्ट हो जाएगा बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ पस इन यूट्राइन कैविटी। तो उसमें आप सिर्फ डायलेट करेंगे क्यूरेटाज में। ऐसे ही जो पेशेंट्स होते हैं हेमाटोमेट्रा के, हेमाटोमेट्रा में भी यू डू ओनली डायलिटेशन ऑफ सर्विस टू ड्रेन दैट हेमाटोमेट्रा, यू आर नॉट गोइंग फॉर क्यूरेटाज, क्योंकि उसमें क्या होगा, आप जब भी क्यूरेटाज करने चलेंगे, आप मैनिपुलेट करेंगे यूट्रस को, तो क्या होगा, बैक फ्लो होगा। पायोमेट्रा में भी एक ये रीज़न एक और भी है, एक तो ये है कि आपकी बॉल बहुत ही सॉफ्ट है, आप क्यूरेटाज नहीं करेंगे, और अगर आपने ज़्यादा मैनिपुलेशन किया तो क्या है, यूट्राइन कैविटी से फैलोपियन ट्यूब के थ्रू जो पस है, जो ब्लड है, अगर हेमाटोमेट्रा है तो वो पेरिटोनियल कैविटी में चला जाएगा। ठीक है, अगर पस चला जाएगा तो फिर पेरिटोनियम में चेंज हो सकता है, और अगर ब्लड चला जाएगा, मेंस्ट्रुअल ब्लड होगा, तो आगे चल के उसको एंडोमेट्रियोसिस हो सकता है। ठीक है, उसके अलावा कभी कभी हम सिजेरियन करते हैं इन अ पेशेंट हु इज़ नॉट इन लेबर, है ना, अगर लेबर में नहीं है तो क्या होगा, उसका ऑस हो सकता है टाइटली क्लोज हो। अगर एडमिटिंग टिप है, आपने पहले से देखा है तो कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन कभी कभी ऑस बहुत टाइटली क्लोज होता है। मान लो उसके प्रीवियस टू सिजेरियन है और कभी भी वो लेबर में नहीं गई थी, तो कभी कभी सर्विक्स बहुत फर्म हो एंड यू आर डूइंग अ सिजेरियन। सिजेरियन के बाद क्या होना चाहिए, डेसिडुआ शेड ऑफ होना चाहिए। तो उसमें क्या होता है, कभी कभी हम डायलेटर से ऑस को डायलेट कर देते हैं फॉर ड्रेनेज, है ना, डेसिडुआ को ड्रेन कर। मोस्ट ऑफ द टाइम क्योंकि प्रेगनेंसी होती है, वो सर्विक्स
में चेंज तो होता है, वो एकदम फॉर्म तो नहीं होती, तो फिंगर से भी डायलेट हो जाती है। बट इफ इट इज नॉट, यू आर नॉट एबल टू डायलेट विद योर फिंगर, देन यू डायलेट विद द निगाह डायलेटर। ठीक है, उसके अलावा एक आध और भी इंडिकेशन थी फॉर ओनली डायलेटेशन, जहाँ पे आपको बता दें मेन तो यही है, पायोमेट्रा ड्रेनेज, हेमेटोमेट्रा ड्रेनेज, डिलीवरी का सिजेरियन। एक वो इंडिकेशन है लेकिन वो अब ऑब्सोल्यूट है कि इन टू डायग्नोज सर्वाइकल इनकॉम्पिटेंस, बल्कि अब कहते हैं सर्वाइकल इनसफिशिएंसी। सर्वाइकल इनसफिशिएंसी में क्या था, पहले हम कहते थे कि अगर 10 नंबर का नंबर 10 डायलेटर अगर इजीली पास हो जाता है सर्विक्स के थ्रू, दैट मीन्स कि सर्विस इज इनकॉम्पिटेंट, देयर आर चांसेस ऑफ सेकेंड ट्राइमेस्टर एबॉर्शन या प्रीटर्म। लेकिन अब मना करते हैं, क्योंकि इफ़ यू आर डायलेटिंग सर्विक्स, जब भी हम सर्विक्स को डायलेट करते हैं क्या है, वी आर इंड्यूसिंग लेबर, हम और स्टिमुलेट कर रहे हैं यूट्रस को, प्रोस्टाग्लैंडिन सिक्रीट होंगे। पेशेंट अगर मतलब वो तो अबॉर्शन में और चली जाएगी, अब PTL में चली जाएगी, है ना। तो हम अब ये नहीं यूज़ करते, बिल्कुल ट्रांस वजाइनल सूट है। ठीक है, TBS में देखिए B है, Y है, B है, U है। तो एक ये भी था फॉर ओनली डायलेटेशन। अच्छा, ये बचा था स्पॉन्ज होल्डर। स्पॉन्ज होल्डर का मेन यूज़ अगर पूछेंगे, एक तो मैंने बता दिया टू होल्ड द anterior lip of cervix when it is soft like in pregnant। उसके अलावा मेन यूज है फॉर क्लीनिंग, है ना, क्लीनिंग एंड ड्रेपिंग। सर्जरी से पहले, इवन डिलीवरी से पहले यू हैव टू क्लीन द पेरिनियम। जो भी आप प्रोसीजर कर रहे हैं उससे पहले आप उस एरिया को क्लीन करते हैं विद सेवलॉन, बेटाडीन। फॉर दिस यू यूज दैट स्पॉन्ज होल्डर। ठीक है, उसके अलावा एंटीरियर लिप ऑफ सर्विक्स को पकड़ने में एक मैंने एलिस का बताया था कि आप यूट्राइन इंसीजन में एंगल को आप पकड़ने के लिए करते हैं। कभी कभी एंगल जो है वो बहुत ब्लीड कर रहा होता है, या उसके साथ यूट्राइन आर्टरी भी लेसरेट हो जाती है। तो अगर बड़ा सा एरिया है तो आप उसे क्लैम्प कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस स्पॉन्ज होल्डर। इसके अलावा हमेशा स्पॉन्ज होल्डर को इन कंपैरिजन टू दिस ओवम फॉर्सेप बताया जाता है, because it can also be used to evacuate the product of conception और membrane। ठीक है, ओवम के अल्टरनेटिव में यूज़ किया जा सकता है। और सर्जिकल इवैक्यूएशन ऑफ प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्शन भी यूज ओवम फॉर्सेप, बट यू कैन ऑल्सो यूज अ स्पॉन्ज। ठीक है, इसमें लॉक होता है, इसमें लॉक नहीं होता है, इसमें कप्स होते हैं, है ना, इसमें फेनेस्ट्रेशन है, इसमें भी एक आध दो होते हैं ताकि ग्रिप अच्छी बन जाए, और जो प्रोडक्ट्स ऑफ कंसेप्शन है तो उसमें से प्रोड्यूस कर जाते हैं तो ज़्यादा आ जाएंगे। इसके बाद अब पूछा जाएगा ये कॉकस, है ना। कॉकस का मेन यूज ऑब्स्टेट्रिक्स में है या गायनी में।